तो क्या आपने भी कभी इस पे ध्यान दिया है? ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। भाई सुंदर है तो सीधे बोलो, इतना घुमा के क्यों बोलते हो? और इसके अलावा अगर कोई बहादुर है तो वाह तू शेर है शेर, और गधा है तू गधा, एकदम बेवकूफ़ है तो उसको बोलते तू गधा है। ये सब तो ठीक था। इसके अलावा टंग ट्विस्टर्स कि चांदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। हाँ भाई चटनी चटाई तो इतना घुमा फिरा के क्यों? और हिंदी में तो फिर भी ठीक है, इंग्लिश में तो और भी भारी। पीटर पार्कर पार्क्ड हिज पिंक कार इन द पार्किंग ऑफ द पार्क। भाई ये क्या है? यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं कि द मेल मैजिशियन मैनेज द मरून मंकी विद द मैंगो। ये तो फिर भी थोड़ा ठीक था। अब ये सब लाए। इसके अलावा फिर और भी ये है कि इतनी घुमाने वाली बातें हैं। द पेन इज़ मार्टियर देन द स्वॉर्ड। इसका क्या मतलब हुआ भाई? फिर यू आर लुकिंग लाइक द मून ऑन द अर्थ। हाँ भाई सुंदर है तो सीधे बोलो, इतना घुमा फिरा के क्यों? ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर लोगों के नाम इतने अच्छे हैं फिर भी वो टाइटल लेके बैठे हैं। जैसे सचिन, उनको बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर। फिर है वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन। फिर आते हैं हमारे मिसाइल मैन, APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं मिसाइल मैन। क्यों ये अलग अलग नाम? क्यों इतने सब अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं? आखिर ये सब चीज़ों का यूज़ क्यों होता है? क्यों हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं? वाई वी वेयर ऑर्नामेंट्स, वाई वी पेंट द हाउसेस, वाई वी ऐड स्पाइसेस इन आर फूड। ये सब हम क्यों कहते हैं, क्यों करते हैं ये सब आखिर? तो ये सब का सिर्फ एक ही जवाब है, टू लुक डिफरेंट, टू ऐड फ्लेवर इन थिंग्स, टू बी यूनिक, कुछ अलग करने के लिए, सब चीज़ों में अलग, कुछ अच्छा, कुछ यूनिक दिखने के लिए। और जब ये बात लिटरेचर में आती है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें करने के लिए वर्ड्स का मैजिक यूज़ होता है। वर्ड्स का मैजिक यूज़ होता है अलंकार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ, तो आज के हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को, जिसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसका यूज़ करके हम सजाते हैं हमारे वाक्यों को, अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं, अलग अलग तरह के वाक्य बनाते हैं, टंग ट्विस्ट कर देते हैं, डिफरेंट तरह के टाइटल बनाते हैं, ना समझने वाले वाक्य बनाते हैं। तो आइए चलते हैं और समझते हैं इस सबसे उलझाने वाले टॉपिक को, जो कि है फिगर ऑफ स्पीच। और ये वीडियो देखने के बाद आपसे कोई भी उठ के सवाल पूछेगा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, आप ज़रूर कह के और करके दिखाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कैन एंड विल ट्यूटोरियल। सो लेट्स मेक थिंग्स पॉसिबल। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो फिगर ऑफ स्पीच वर्ड है, इससे हमें क्या समझ में आता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे दो शब्द आते हैं, पहला है फिगर, दूसरा है स्पीच। तो स्पीच मीनिंग होता है कि मतलब हमारे वाक्य, और फिगर का मीनिंग होता है कोई एक रूप या आकार। यानी क्या हो गया इसका मतलब, हमारे जो वाक्य हैं उसका कोई रूप या आकार। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या हो सकते हैं? कुछ ऐसे शब्द जो कि हमारे जो वाक्य हैं उसको एक रूप आकार देते हैं। अब इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो क्या है कि व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच इज़ ए फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगरेटिव लैंग्वेज, जिसका काम क्या है? एक फिगर बनाना। दिस इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर मेंटली टू कन्वे मच क्विकर, इफेक्टिव एंड विविडली। तो इसका काम क्या है? ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका काम क्या है कि हमारे दिमाग में ऐसी इमेज बनाए हमारे वाक्यों की, जिससे क्या हमें चीज़ें और अच्छे से और प्रभावित ढंग से समझ में आए। अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज नॉट विथ इट्स ओरिजिनल मीनिंग बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, हम कोई वर्ड अथवा तो एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं, उसके थ्रू कुछ और चीज़ें बताने के लिए, जिसके सहारे हमें वो और अच्छे से समझ आए और याद रहे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हम यहाँ पे चारू के सुंदरता की तारीफ करते हुए कहते हैं कि चारू तेरा मुख एकदम चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे हम चंद्रमा की एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उस जो चारू है और चंद्रमा है दोनों की सुंदरता एक समान है। तो हमने चंद्रमा का एग्जाम्पल लिया, हम ये नहीं कर रहे थे कि चारू जो है चंद्र है, लेकिन उसकी जो सुंदरता है वो चंद्र के समान है। तो हमने क्या यहाँ पे वर्ड लिया चंद्रमा, और उसके थ्रू हमने चारू की सुंदरता की तारीफ की। अब हमने समझ लिया है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो अब चलते हैं इसकी टाइप्स की ओर।
तो अगर हम देखने जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच जो है वो बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच आते हैं इसमें। तो आज हम जो इसमें पढ़ेंगे टॉप 30 जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड में आते हैं उनके बारे में, जिनमें कौन कौन से आते हैं। पहला है सिमिली, फिर मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोले, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरोन, ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन, एसोनेंस, पन, लिटोटस, रिपीटेशन, पैराडॉक्स, एनाफोरा, यूफेमिज्म, और इसी तरह करते करते हमारे पास टोटल 30 फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनके बारे में हम बारी बारी देखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच सिमिली की ओर। A simile is a figure of speech which uses comparison between two unlike things। तो सिमिली क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है जो क्या दो एकदम भिन्न चीज़ों के बीच में कंपैरिजन बताता है। इट इज़ डन यूजिंग वर्ड्स लाइक, एज एंड सो। और ऐसा कब होता है? जब हम सिमिली बनाते समय उसमें लाइक, एज और सो जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। और एक बात और कि जब हम इसमें दो अनलाइक थिंग्स के बीच में कंपैरिजन बताते हैं तो उनमें कंपैरिजन बताना दोनों के बीच में कोई एक चीज़ कॉमन रहती है। अब हमें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि रमेश इज़ एज ब्रेव एज लायन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रमेश और लायन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। दोनों की कंपैरिजन किसके थ्रू कर रहे हैं? उनकी ब्रेवरी के थ्रू। तो रमेश और लायन दोनों एकदम क्या अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? उनकी ब्रेवरी। तो हम इस तरह से कह रहे हैं कि रमेश जो है लायन के समान क्या है? बहादुर है। इसी तरह सेकंड है कि करण लुक्स लाइक अ पिग। तो यहाँ पे हम क्या करण का कंपैरिजन पिग से कर रहे हैं। दोनों में कॉमन क्या है? उनका दिखाव कैसा है? दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो इस तरह से हमने कहा करण लुक्स लाइक अ पिग। इसी तरह हमारा थर्ड वन है जिसमें हमने कहा है कि लव इज़ पेशेंट एंड सो इज़ माई मदर। तो यहाँ पे हमने प्यार और माँ को कंपेयर किया है धैर्य के सहारे। दोनों में धैर्य बहुत होता है। तो ये हो गया सिमिली। अब चलते हैं मेटाफोर की ओर। तो अ मेटाफोर इज ए फिगर ऑफ स्पीच विच यूजेस कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। अब मेटाफोर क्या है? ये भी फिगर ऑफ स्पीच है और इसमें भी कंपैरिजन होता है दो अलग अलग चीज़ों में। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई? सिमिली और मेटाफोर ये तो दोनों एकदम एक जैसे हुए, लेकिन नहीं। यहाँ पे क्या है कि हम सिमिली में क्या करते हैं? लाइक, एज और सो ऐसे तीन शब्दों का उपयोग करके हम सिमिली बनाते हैं, लेकिन मेटाफोर में बस यही तीन चीज़ें नहीं आती हैं। और लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो दोनों के बीच में कोई एक चीज़ कॉमन रहती है। अब सेम जैसे हमने सिमिली में एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, लेकिन इसको मेटाफोर में कन्वर्ट किया है। रमेश इज़ अ लायन। तो यहाँ पे हमने क्या कहा? रमेश इज़ अ लायन। और पहले वाले में हमने क्या था? पहले वाले में हमने कहा था कि रमेश इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। तो हमने उसमें रमेश और लायन का कंपैरिजन किया था, लेकिन यहाँ पे हम सीधा कह रहे हैं कि रमेश क्या है? लायन है। क्यों? उनके ब्रेवरी के लिए। फिर दूसरा हमने यहाँ पे कहा कि फूड इज़ लाइफ। तो जो फूड है वो हमारा जीवन है। बिना फूड के हम जीवन जी नहीं सकते, इसलिए हमने फूड को जीवन कहा है। तो यहाँ पे हमने इन दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन कहा कि दोनों के बिना हम जी नहीं सकते। इसी तरह थर्ड है कि द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। क्या है? हमने यहाँ पे कैमल और शिप जो जहाज होता है उनका कंपैरिजन करते हुए कहा है कि जो हमारा ऊँट होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। अब चलते हैं थर्ड फिगर ऑफ स्पीच जो कि है पर्सनिफिकेशन। अब इसके नाम में ही आधी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नाम में ही आ जाता है पर्सन। अब ये ध्यान रखना, तो आगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी क्या है ये पर्सन। Personification is a figure of speech where human qualities are given to objects and ideas। तो पर्सनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या होता है? जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है, जो कि एक पर्सन की क्वालिटी है, उसको क्या किसी ऑब्जेक्ट या किसी आइडिया को दिया जाता है। उसको जो किसी मानव की क्वालिटी होती है वो किसी ऑब्जेक्ट में, किसी निर्जीव चीज़ में या किसी आइडिया, किसी विचार में बताया जाता है। और वो क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं? दिस क्वालिटीज़ में बी इमोशंस, डिज़ायर, सेंसेशंस, जेस्चर्स और स्पीच। तो ये सब इसके क्या हो सकती हैं? क्वालिटीज़ हो सकती है ह्यूमन की, जो कि हम किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया को देंगे। फॉर एग्जाम्पल हिज हार्ड वर्क पुल्ड हिम टुवार्ड्स सक्सेस। तो क्या कहा है? हिज हार्ड वर्क, उसका जो कठिन परिश्रम था उसने उसको सक्सेस की ओर धक्का दिया। तो धक्का देना है तो किसका
काम है, किसका एक्शन है, किसी क्वालिटी है, एक पर्सन है, एक ह्यूमन की, लेकिन हमने उसको क्या एक जो विचार है पुश करना है, जो हार्डवर्क है उसको दिया है। तो इसके थ्रू क्या एक पर्सन की क्वालिटी को हमने इस हार्डवर्क जो शब्द है उसको देते हुए हमने यहाँ पे कहा है कि उसके हार्डवर्क ने उसे सक्सेस की और धक्का दिया, मतलब उसके हार्डवर्क की वजह से आज वो सक्सेस हुआ है। फिर सेकंड है द स्काई इज क्राइंग, मतलब इसका सीधा मतलब होता है कि बरसात हो रही है, लेकिन इसका हमने थोड़ा अलग वे में कहा है कि द स्काई इज क्राइंग, जो आसमान है वो रो रहा है। क्राइंग किसी क्वालिटी है एक पर्सन की, एक ह्यूमन की, जो कि हमने एक स्काई को, एक निर्जीव चीज को दिया है और कह रहे हैं कि वो रो रहा है। सेम ऐसे ही थर्ड है कि द स्टार्स डांस प्लेफुली इन द मूनलिट स्काई, जो स्टार्स हैं वो डांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, मतलब वो चमक रहे हैं। पूरे जो चंद्रमा से उज्ज्वलित जो आसमान है उसमें जो हमारे तारे हैं वो चमक रहे हैं, उसको हमने कहा है डांस कर रहे हैं। डांस करना किसी क्वालिटी एक पर्सन ह्यूमन की। तो इस तरह से जब हम किसी ह्यूमन और पर्सन की क्वालिटी को किसी निर्जीव चीज़ या किसी आइडिया को प्रदान करते हुए बताते हैं तब उसे कहते हैं पर्सनिफिकेशन। अब चलते हैं हम फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच जो कि है हाइपरबोले। अब इसमें भी आप देखिए हाइपरबोले, इसमें एक शब्द जो है हाइपर, इसको आप ध्यान रखिए तो ये भी पर्सनिफिकेशन के जैसे आपको समझ आ जाएगा। हाइपरबोले इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर वी एग्जैजरेट और ओवरस्टेट एनी स्टेटमेंट, यानी कि हम किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा करके बताते हैं। इट इज़ डन फॉर एक्सप्रेसिंग समथिंग फोर्सबली और क्लियरली, और इसका यूज़ इसलिए इसको ज़्यादातर बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ताकि वो और उसको फोर्सबली और क्लियरली, ताकि तुम उसको और अच्छे ढंग से समझो, उसको ज़्यादा ध्यान दो। जैसे एग्जाम्पल दिया है सी इज़ ब्राइटर देन द मून। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो जो लड़की है वो उससे भी, जो मून है उससे भी ज़्यादा ब्राइट है, उससे भी ज़्यादा सुंदर है। मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि वो ब्राइटर देन द मून, मून से भी ज़्यादा सुंदर है, मतलब वो बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर ऐसे ही सेकंड है हिज ब्रेन इज द साइज ऑफ पी, यानी कि यहाँ पे उसे बुद्धू कहा गया है, लेकिन उसको कितना एग्जैजरेट करके बता रहे हैं, कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि उसका जो दिमाग है वो बहुत ही छोटा है। फिर थर्ड है द रिवर ऑफ ब्लड फ्लडेड इन द बैटल फील्ड, मतलब यहाँ कह रहे हैं कि द रिवर ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ बह रही हैं इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बह रही है। अब ऐसा सच में थोड़ी होता है कि खून की नदी बह रही है, लेकिन नहीं, लेकिन वहाँ पे इतना युद्ध हुआ है कि चारों तरफ खून ही खून हो गया, लाश ही लाश है, इसलिए यहाँ पे इसको इतना एग्जैजरेट करके बता रहे हैं कि चारों तरफ खून की नदियाँ बह गई हैं। तो इस तरह से हम हाइपरबोले में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो यहाँ पे हमने हाइपरबोले क्लियर कर लिया, होप सो आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच जो कि है एपोस्ट्रोफी। An apostrophe is a figure of speech in which some absent or non-existent person or thing is addressed as it is present or capable of understanding। तो एपोस्ट्रोफी में क्या होता है, ये फिगर ऑफ स्पीच में कि कोई एब्सेंट या नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन अथवा तो कोई थिंग जो होती है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि वहाँ पे या तो प्रेजेंट ना हो, या किसी आइडिया को या किसी थिंग को हम उससे बातें करते हैं, उसको कुछ ऐसा बोलते हैं जैसे कि वो समझ रहा हो, वो हमारी बातें सुन सके। इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच एज एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज इन इट। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है, तो ये इसकी एक निशानी रहेगी कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। प्लस इसमें क्या, हम किसी निर्जीव चीज़ को या किसी ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, नेचर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। तो यहाँ पे प्रकृति से बात करते हुए बोल रहे हैं कि प्रकृति मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कर रही हो तुम, लगातार बरसती जा रही हो, कुछ ज़्यादा ही गर्मी कर रही हो, कुछ ज़्यादा ही ठंडी कर रही हो, कभी कुछ नहीं कर रही हो। तो ऐसे कंफ्यूज हो के मानो क्या बोल रहा है कि प्रकृति में तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे वो इस तरह से बोल रहा है कि नेचर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, जैसे वो खुद सुन लेगी प्रकृति। सेकेंड है वाई डोंट यू एवर वर्क यू स्टूपिड का। तो अब हमारे पास कोई भी हमारी चीज़ रहती है, अब हम उससे
चलाते रहते, अब अचानक से बंद पड़ गया। सपोज हमारा मोबाइल है, हम उसको चला रहे हैं, अब कोई मस्त गेम खेल रहे हैं, अब अचानक से बंद हो गया, हैंग होने लगा। अब तो हम बोलते हैं क्या रे फोन, क्या तुम मेन टाइम पे बंद हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, वाई डोंट यू एवर वर्क यू स्टूपिड कार। अब वो अपनी कार से बोल रहा है कि तू कभी काम क्यों नहीं करता है। अब वो ऐसे बोल रहे, ऐसे वो सुन लेगा या उसको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे अब थर्ड है कि फ्लो वाटर फ्लो। अब पानी को बोल रहा है कि बह पानी तू बह। अब उसको यहाँ पे इस तरह से बोल रहा है जैसे वो सब समझ रहा हो, वो सुन रहा हो। तो यही होता है एपोस्ट्रोफी में कि हम जो निर्जीव चीजें हैं या नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन थिंग है उससे बातें करते हैं या इस तरह से वाक्य बोलते हैं जैसे वो हमारी बातें सुन सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है और रिएक्ट कर सकता है। ये होता है एपोस्ट्रोफी। अब चलते हैं हम सिक्स्थ फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरॉन। देखिए मोरॉन, ध्यान रखिएगा, मतलब पागल। एन ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच containing words that seem to contradict each other। मतलब इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं एक ही वाक्य में जो एक दूसरे का विरोध करते हैं। That is one word say one thing and other words say another thing। इसी में दो शब्द ऐसे होते हैं जो कि कुछ कहता है और दूसरा जो वर्ड है वो उसका जस्ट अपोजिट कुछ और ही कहता है। ऑक्सीमोरॉन इज वेरी यूजफुल इन रिटन इंग्लिश। तो ऑक्सीमोरॉन जो है हम बात करने के अलावा इनफॉर्मल इंग्लिश के अलावा फॉर्मल इंग्लिश जो रिटन में होती है उसमें ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि दे कैन मेक इफेक्टिव टाइटल, एड ड्रामेटिक इफेक्ट एंड फ्लेवर टू स्पीच टू अचीव अ कॉमेडिक इफेक्ट। तो किसी भी चीज़ में हमारे जो टाइटल हैं उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। इससे क्या ड्रामेटिक इफेक्ट आता है, कोई एक तरह का फ्लेवर आता है, कुछ अलगपन लगता है उसमें, और जो हमारी स्पीच है वो थोड़ी और निखर के आती है, हमारे जो टाइटल है वो और अच्छे से समझ आते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो क्या दिया है, ओपन भी है और सीक्रेट भी है। ये भला क्या बात हुई भाई, तू पागल जैसी बात कर रहा है क्या। एक तो तू बोल रहा है ये एक सीक्रेट है, ऊपर से तू बोल रहा है ओपन भी है, तो कहाँ से सीक्रेट है। तो इसी में देखो दो शब्द आए, एक सीक्रेट और एक ओपन, दोनों एक दूसरे के एकदम विरोध में हैं। फिर सेकंड दिया है, दे ऑल एग्रीड टू डिसएग्री। वो सारे मान गए ना मानने के लिए। तो इसमें भी यही कहा है, ना मानना और मानना दोनों एक ही सेंटेंस में आ गए हैं। ही इज थिंकिंग अबाउट नॉट थिंकिंग। अब वो सोच रहा है कि मैं नहीं सोचूं, और वो सोच भी रहा है। ये क्या बात हुई भाई कि दोनों एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट चीज़ें आ गई। तो ये तो मोरॉन, पागल जैसी बात हुई। तो ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, एक ही सेंटेंस में दो कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए शब्द आते हैं जो कि एक दूसरे का विरोध करते हैं। ये हुआ ऑक्सीमोरॉन। होप सो आप लोग को समझ आ ही रहा होगा। अब चलते हैं सेवंथ फिगर ऑफ स्पीच की ओर, जो कि है ओनोमेटोपोइया। An onomatopoeia is defined as a word which imitates the natural sound of a thing। ये क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि क्या करता है, जो चीज़ें हैं, कोई थिंग है, कोई जानवर है, कोई मनुष्य है, उन सब की जो नेचुरल आवाज़ होती है, जो उनकी वॉइस होती है, वो यहाँ पे दर्शाता है। इट इज़ अ वर्ड विच इज़ साउंड ऑफ दैट थिंग। ये जो चीज़ हम दर्शाते हैं उसका साउंड निकालता हुआ वर्ड होता है। तो ये हम आराम से समझ लेंगे कि अगर किसी भी चीज़ को हम दर्शा रहे हैं और अगर उसकी आवाज़, उसकी साउंड अगर सेंटेंस में समझाई गई है, बताई गई है, बोली गई है, तो सीधी सी बात है वो सेंटेंस होगा ओनोमेटोपोइया। एग्जाम्पल देखते हैं, द बजिंग बी फ्लीव अवे। बी मधुमक्खी, बजिंग उसका भिनभिनाना। तो बी क्या करती है, भिनभिनाती है, तो उसकी जो आवाज़ है वो यहाँ बताई गई है। तो द बजिंग बी फ्लीव अवे, भिनभिनाती हुई मधुमक्खी उड़ गई। तो यहाँ पे उसकी आवाज़ बताई गई है, आवाज़ बताई गई है, मतलब ये क्या है, ओनोमेटोपोइया। सेकंड है, द स्मॉल कैट सेड म्याऊ म्याऊ। तो जो छोटी बिल्ली है उसने क्या कहा, म्याऊ म्याऊ। यहाँ पे भी उसकी आवाज़ आई, तो ये क्या है, ओनोमेटोपोइया। फिर थर्ड है, द स्नेक स्लिथर्ड एंड हिल्ड। तो यहाँ पे उसने हिल्ड किया, उसकी आवाज़ क्या होती है, हिस। तो यहाँ पे उसकी आवाज़ है, तो ये कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच बनता है, ओनोमेटोपोइया। तो यहाँ पे हमारे 7 फिगर ऑफ स्पीच और एकदम अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं 8वें फिगर ऑफ स्पीच की ओर, जो कि क्या है, एलिट्रेशन। बहुत ही सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है, देखते हैं।
Alliteration is a figure of speech which have the same first consonant sound which is also called tongue twister. तो टंग ट्विस्टर के बारे में अगर आपको बताएं तो इसका सिंपल एग्जांपल एक हिंदी में है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें देख रहे होगे बार बार च च च च क्या है भाई, हमारी तो जीभ ही टेढ़ी हो जा रही है इसको बोलते बोलते। इसी को कहते हैं टंग ट्विस्टर, जिसे इंग्लिश फिगर ऑफ स्पीच में कहते हैं एलिट्रेशन, जिसमें क्या हो जाता है, हम जो हमारा फर्स्ट कॉन्सोनेंट है साउंड वही बार बार रिपीट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। द मैजिशियन मैनेज्ड द मरून मंकी विथ मैंगो। आप अगर यहाँ देखेंगे तो बार बार इसमें क्या जो म साउंड है वो आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट का साउंड है। तो ये बार बार अगर रिपीट हो रहा है फर्स्ट वाला द फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान रखिए फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम कहेंगे एलिट्रेशन। सेकेंड देखते हैं। पीटर पार्कर पार्क्ड हिज पिंक कार इन द पार्किंग ऑफ द पार्क। पीटर पार्कर ने अपनी जो पिंक कार थी उसको पार्किंग की पार्क में पार्क किया। तो यहाँ पे क्या था, पीटर पार्कर पार्क्ड हिज पिंक कार इन द पार्किंग ऑफ द पार्क। पीटर पार्कर ने अपनी पिंक कार को पार्क की पार्किंग में पार्क किया। यहाँ पे देख रहे हैं बार बार पी 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 साउंड आ रहा है जो कि क्या है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। यही होता है एलिट्रेशन की खासियत। थर्ड है केतन किक्ड किंग्स काइट। यहाँ पे भी सेम है, क जो साउंड है वो बार बार आ रहा है जो कि फर्स्ट कॉन्सोनेंट है। केतन का क वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यही होता है खासियत एलिट्रेशन की, जिसमें फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा वही रिपीट होता है। अब चलते हैं हम नाइन्थ फिगर ऑफ स्पीच की ओर जो कि है एसोनेंस। ये भी थोड़ा बहुत एलिट्रेशन से मिलता है, इसमें भी कुछ रिपीट होता है लेकिन फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड नहीं। रिपीट द सेम वोवेल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल साउंड रिपीट हो रही है लेकिन उसका जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो डिफरेंट है। वोवेल सेम है, कॉन्सोनेंट डिफरेंट है। ध्यान दीजिएगा एसोनेंस में वोवेल सेम रहेगा, कॉन्सोनेंट डिफरेंट रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। यहाँ पे देख रहे हैं बियर, नियर और फियर दोनों में क्या है, वोवेल साउंड ईयर, ओके। लेकिन जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है बियर में बी, नियर में एन और फियर में एफ, ये तीनों में डिफरेंट है लेकिन उनके जो वोवेल साउंड है वो सेम है। ये आते हैं एसोनेंस में। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। गॉड इज हियर देयर एंड एवरीवेयर। गॉड कहाँ है, हियर देयर एंड एवरीवेयर। देखिए इसमें भी हियर देयर और एवरीवेयर में जो लास्ट के इनके वोवेल साउंड है वो सेम है। और ऐसे ही थर्ड है हाउ इज योर काउ नाउ। इसमें हाउ, काउ और नाउ ये दोनों में कॉन्सोनेंट अलग है लेकिन उनके जो वोवेल साउंड है वो सेम है। ये होता है एसोनेंस, जिसमें क्या होता है, उनके जो वोवेल साउंड है वो सेम होते हैं लेकिन उनके जो कॉन्सोनेंट है वो अलग होते हैं। अब चलते हैं हम थर्ड फिगर ऑफ स्पीच जो कि है पन। अब पन कौन से वर्ड से मिलता जुलता है, कहिए कहिए। जी हाँ, फन। अब ये भी कुछ फन ही है, यही समझ लीजिए। पन इज ए फिगर ऑफ स्पीच, इट इज लाइक अ जोक यूजिंग वर्ड्स एंड इट हैज ए ह्यूमर इन इट। ये क्या है, एक जोक जैसा वर्ड है। ये वर्ड कुछ ऐसे हैं जिनको पढ़ के एक तरह से हंसी आती है, एक तरह का जोक लगता है, एकदम अलग ही बात लगती है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमर भी छिपा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ आएगा आराम से। एन एम्बेसडर, अ मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। अब क्या है, एक एम्बेसडर है जो कि क्या करता है, हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। वो अपने देश में नहीं रहता है, वो दूसरी कंट्री में रहता है लेकिन किस लिए, अपने देश के भले के लिए। अब ये भी तो एक जोक के जैसा है कि वो एक तो अपने देश के बाहर रहता है फिर भी अपने देश का भला करता है, लेकिन यही काम होता है एक एम्बेसडर का। सेकेंड है व्हेन टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्टेड अ न्यू सर्जरी इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन। ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं हड्डियों के डॉक्टर। तो यहाँ पे दो हड्डियों के डॉक्टर ने मिलके एक सर्जरी की जिसको क्या कहा, जॉइंट ऑपरेशन। अब जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पे दो तरह से हो गया। एक तो जॉइंट जो हमारे जोड़ होते हैं, घुटने के, कोहनी के, कंधे के, ये सब जो जोड़ हैं वो जॉइंट, या तो जब जो चीज़ें मिलती हैं वो जॉइंट।
तो यहाँ पे एक तरह से ये पन यहाँ पे लिया गया है कि कौन सा जॉइंट है। फिर आता है पायलट्स हैव इजी एक्सेस ऑफ क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड स्टोरेज जो एप्पल आईफोन यूज़ करते होंगे वो तो बहुभांति जानते होंगे, और वही है जो पायलट्स होते हैं उनको इजी से एक्सेस होता है क्लाउड स्टोरेज का। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बादलों में रहते हैं। ये एक तरह से फन की बात की गई जो कि है पन। चलते हैं 11वीं फिगर ऑफ स्पीच जो कि है लिटोटस। लिटोटस इज ए फिगर ऑफ स्पीच विच हैज़ अ निगेटिव एक्सप्रेशन विथ एन अफर्मेटिव सेंस। अब ये बड़ी मस्त फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हमें क्या करना होता है, ये फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, विच हैज़ अ निगेटिव एक्सप्रेशन विथ एन अफर्मेटिव सेंस। बातें तो उसमें निगेटिव होती हैं, इस फिगर ऑफ स्पीच जो कि क्या है लिटोटस, इसमें बातें तो निगेटिव होती हैं लेकिन उसका मतलब अफर्मेटिव में होता है। अब ये कैसे है, तो चलिए आइए दिखते हैं। ही इज़ नॉट स्टार्विंग, उसे भूख नहीं लग रही है। अब इसमें कहा, अब ये तो निगेटिव मीनिंग है कि उसे भूख नहीं लग रही, लेकिन इसमें पॉजिटिव मीनिंग ये है कि उसका पेट भरा हुआ है, उसने खाना खाया है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वे आ रहा है इस निगेटिव थिंकिंग में। सेकंड है यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन। अब उसे क्या बोल रहा है कि तुम कोई ब्यूटी क्वीन नहीं हो, मतलब तुम इतनी भी ज़्यादा सुंदर नहीं हो, लेकिन हाँ ये मीनिंग आ रहा है कि तुम सुंदर हो। फिर थर्ड है ही इज़ नॉट द क्लेवरेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। तो क्या बोल रहा है कि वो सबसे होशियार व्यक्ति नहीं, जिनमें से आज मैं सब लोगों से मिला हूँ उनमें सबसे होशियार व्यक्ति वो नहीं है, लेकिन क्या वो होशियार तो है। यहाँ पे ये इसका अफर्मेटिव सेंस आया। तो लिटोटस में क्या होता है कि बातें निगेटिव वे में की गई होती है लेकिन उनका एक अफर्मेटिव सेंस भी होता है। अब चलते हैं 12वीं फिगर ऑफ स्पीच जो कि है रिपीटेशन। अब ये देखेंगे तो आप देखेंगे मज़ा आएगा इसमें भी, ये भी रिपीट होने वाले हैं। तो रिपीट होने वाले हम यहाँ पे 3 फिगर ऑफ स्पीच देखें जो कि हम 2 पहले देख चुके हैं। अब ये हमारा यहाँ पे आ रहा है थर्ड रिपीट होने वाले फिगर ऑफ स्पीच जो कि नाम में ही है रिपीटेशन। तो आराम से आपको पता चल जाएगा। रिपीटेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच, इट रिपीट्स द सेम वर्ड्स और द सेम फ्रेज। इसमें सीधे उसमें हमारे क्या हो रहे थे, कोई वॉवेल साउंड या तो कोई कॉन्सोनेंट साउंड ये रिपीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम्पल है आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सो अदर हैप्पी बिकॉज आई न्यू आई शुड हैप्पी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हैप्पी जो वर्ड है वो 3 बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो अगर सेंटेंस में अगर एक ही शब्द 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो कहलाएगा रिपीटेशन। इसके पहले क्या थे, वॉवेल रिपीट हो रहे थे और कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है। सेकेंड है हेट्रेड वॉज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, ब्लड वॉज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, वार्स वर ब्रेकिंग आउट एवरीवेयर। यहाँ पे हम देखेंगे एवरीवेयर 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 3 बार आया हुआ है। तो यहाँ पे जो एवरीवेयर शब्द है वो खुद 3 बार रिपीट हो रहा है। पूरा का पूरा कॉन्सोनेंट वोवेल सब कुछ मिक्स पूरा एक साथ वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई शब्द 2 या उससे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं तो वो कहलाते हैं रिपीट फिगर ऑफ स्पीच, रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। ये हो गया हमारा रिपीटेशन 12th फिगर ऑफ स्पीच। अब चलते हैं 13th फिगर ऑफ स्पीच की ओर जो कि है पैराडॉक्स। A paradox is a figure of speech in which a statement appears to be contradict itself. This type of statements can be described as paradoxical. A paradox is a figure of speech. ये ऐसी figure of speech है which a statement appears to be contradict itself. जहाँ पे कहा क्या होता है कि एक जो स्टेटमेंट होती है, कोई वाक्य होता है, वो खुद का ही विरोध कर रहा होता है, खुद को ही गलत बता रहा होता है, उसमें कुछ और ही उल्टा चीज़ बता रहा होता है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट होती है, उनको कहते हैं पैराडॉक्सिकल। अ कंप्रेस्ड पैराडॉक्स कंप्राइज ऑफ जस्ट अ फ्यू वर्ड्स इज कॉल्ड अ ऑक्सीमोरन। अगर कुछ शब्दों में ही ये चीज़ें हुई हो, जब हमने पहले पढ़ा था ऑक्सीमोरन, मोरन, पागलों जैसी बात, अगर ये कुछ शब्दों में ही वो बात हुई हो तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीमोरन। लेकिन पैराडॉक्स में क्या होता है, दिस टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक पैराडॉक्सा मीनिंग इनक्रेडिबल, कॉन्ट्ररी और ओपिनियन ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी कि अलग अलग चीज़ों का मीनिंग होता है उसमें। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रेटोरिक, पैराडॉक्सेस आर मोस्टली यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग एस्टोनिशमेंट
और डिसबिलीफ एट समथिंग अनयूजुअल फॉर अनएक्सपेक्टेड इन एवरीडे कम्युनिकेशन। अब इसमें पीटीओ आगे देखते हैं और भी बताया गया है। तो सम ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स आई एवर हैड वर सक्सेसेस। अब देखिए उसमें क्या था, वो हमारा जो पहला था ऑक्सीमोरन, उसमें सेंटेंस के अंदर शब्द दिए थे जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखिए इसमें जो सेंटेंस दिया है पैराडॉक्स का, वो क्या कह रहा है, सम ऑफ द बिगेस्ट फेलियर आई एवर हैड वर सक्सेसेस, कि मैंने आज तक जो सबसे बड़ी जो मुझे विफलता मिली है वही मेरी सबसे बड़ी सफलताएं हैं। मतलब क्या है, जो हमारे फेलियर्स हैं, और जो हमारी फेलियर्स है, जहाँ पे हम फेल हुए हैं वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो हमारे सक्सेस का मेन रीज़न क्या है, हमारे फेलियर्स, तो उनको हमारा सबसे पहला सक्सेस कहा गया है। यही तो इस सेंटेंस में इसका विरोध किया गया कि जो मेरे फेलियर है वो मेरे सक्सेस है। तो अब यही यहाँ पे विरोध हो रहा है, लेकिन उसका मतलब कुछ और है। द स्विफ्टेस्ट ट्रैवलर इज दैट गोज अफुट। तो क्या कहा है, जो स्विफ्टेस्ट ट्रैवलर इज ही दैट गोज अफुट, सबसे तेज ट्रैवलर वो है जो कि कदम कदम करके चलता है। मतलब हर एक चीज़ नाप तोल के, हर एक चीज़ का ध्यान करते हुए जो काम करता है वो सबसे आगे बढ़ता है। जो सबको ध्यान में रखे, सब चीज़ ध्यान में रख के काम करता है वो सबसे आगे बढ़ता है। I have found the paradox that if you love until it hurts, अगर तुम प्यार करते हो जब तक वो क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है, there can be no more hurt, only more love। अगर तुम किसी से प्यार करते रहते हो, अगर वो तुमको हर्ट कर रहा है तो भी, तो वहाँ पे एक टाइम आएगा वहाँ पे हर्ट रहेगा ही नहीं, वो भी लव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम उसके हर्ट को भी लव समझ के उसको और लव दे रहे हो। If you wish to preserve your secret, wrap it up in frankness। अगर तुम अपना कोई सीक्रेट छिपा के रखना चाहते हो, दबा के रखना चाहते हो, तो उसको क्या करो, फ्रैंकनेस में, मतलब हंसी मजाक में कन्वर्ट कर दो, ताकि कोई उसको सीरियस ही ना ले। फिर अगला ही है वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। तो ये हो गए हमारे पैराडॉक्स, जिसमें बातें कही गई हैं पूरे सेंटेंस में, उसका मीनिंग कुछ और आ रहा है। अब चलते हैं अगली फिगर ऑफ स्पीच की ओर, जो कि है एनाफोरा। एनाफोरा इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर सेवरल फ्रेजेस और वर्सेस बिगन विद द सेम वर्ड और वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हमने पहले देखा था कि कोई वॉवेल साउंड रिपीट हो रही है, कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, कोई सेंटेंस में कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, ओके। लेकिन अब यहाँ पे एनाफोरा में कुछ अलग है। इसमें क्या है कि फ्रेजेस और वर्सेस बिगिन विद द सेम वर्ड और वर्ड्स। अब यहाँ पे बिगिनिंग की जो चीज़ें होंगी, वो बिगिनिंग के जो वर्ड होंगे वो सेम रहेंगे, ओके। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आई कैम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। तो इसमें हमने देखा कि जो बिगिनिंग का सबसे बिगिनिंग का वर्ड कौन सा था, आई, वो यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है, लेकिन बिगिनिंग का जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एनाफोरा। फिर मैड वर्ल्ड, मैड किंग्स, मैड कंपोजिशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो मैड वर्ड है, जो कि एकदम स्टार्टिंग का वर्ड है, वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। वर्ड रिपीट हो रहा है लेकिन एकदम स्टार्टिंग वाला, तो वो एनाफोरा। और अगर सेंटेंस में कोई वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो रिपीटेशन। लेकिन अगर स्टार्टिंग का वर्ड रिपीट हो रहा है तो वो एनाफोरा, ध्यान रखिएगा। थर्ड है विथ मैलिस टुवर्ड्स वंस, विथ चैरिटी फॉर ऑल, विथ फर्मनेस इन द राइट। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, जो विथ वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि सेंटेंस का, वर्ड्स का या फ्रेज का सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन रिपीटेशन एंड एनाफोरा, जिसमें कंफ्यूजन हो रही है। तो वही है, रिपीटेशन इज द एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ रिपीटिंग और बीइंग रिपीटेड, वाइल एनाफोरा इज द रिपीटेशन ऑफ अ फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ फ्रेजेस और वर्सेस यूज्ड फॉर एम्फेसिस। तो वही हमने समझा कि एनाफोरा में क्या होता है, जो पहला वर्ड होता है जिस पे हमें ज़्यादा भार देना होता है, जिसको अच्छे समझना होता है, वो वर्ड रिपीट होता है। लेकिन रिपीटेशन में क्या होता है, कोई भी वर्ड रिपीट होता है। ये डिफरेंस है रिपीटेशन और एनाफोरा के बीच में।
अब चलते हैं आगे 15th फिगर ऑफ स्पीच जो कि है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म इज ए माइल्ड, इनडायरेक्ट और वैगू टर्म दैट ऑफन सब्स्टिट्यूट अ हार्श, ब्लंट और ऑफेंसिव टर्म। तो इसको कुछ ऑफेंसिव मतलब जो लोगों को बुरी लगे ऐसे जो शब्द होते हैं उनके सब्स्टिट्यूट में लिया जाता है इसको। एग्जाम्पल है जैसे कि अ लिटल थिन ऑन टॉप इंस्टेड ऑफ गोइंग बाल्ड। अगर हम किसी को बोलेंगे कि तू टकला हो गया है तो कैसा लगेगा? हाँ, लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे यार तेरे बाल थोड़े कम होते जा रहे हैं तो उसको बुरा ना लगे, ऐसा शब्द है। लेकिन अगर सीधे बोलेंगे भाई तू तो टकला हो गया, क्या हो रहा है ये, तो उसको बुरा लगेगा। तो वही यहाँ पे कहा है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं उनको डायरेक्ट ना बोल के कुछ अलग वे में बताना। यही पहला कहा गया कि अ लिटल थिन ऑन टॉप इंस्टेड ऑफ गोइंग बाल्ड। हम किसी को ये ना बोले कि तू टकला हो गया, उसको ये बोल रहे हैं कि तेरे थोड़े आगे के बाल जो हैं वो झड़ रहे हैं। लेटिंग यू गो इंस्टेड ऑफ डाइड। तो कोई मर गया है उस सीधा ये नहीं बोलते कि वो मर गया है, क्यों, क्या गुजर गए हैं, ऐसा बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लेटिंग यू गो। फिर है इकोनॉमिकल विथ द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ लायर। इकोनॉमिकल मतलब सोच विचार करके बोलने वाला, ट्रूथ को तोड़ मड़ोड़ के बोलने वाला मतलब झूठ बोलने वाला, यानी कि लायर। तो हमने उसको ये नहीं बोला कि तू झूठा है, हमने क्या बोला उसको, यू आर इकोनॉमिकल विथ द ट्रूथ। तो यूफेमिज्म में यही बात है कि हम जो ऐसे शब्द हैं जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं उनको हम सीधा ना बोल के उनको कुछ अलग वे में बोलते हैं। तो ये होता है यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच। 16th है आयरनी और सरकाज़म। ये बहुत मस्त चीज़ है जो कि आप रेगुलर लाइफ में बहुत बार करते हैं। आयरनी occurs when there is a marked contrast between what is said and what is meant और between appearance and reality। मतलब यहाँ पे जो दिखता है वो होता नहीं है, मतलब तुमने क्या कहा और क्या हो गया। एग्जाम्पल क्या है, हाउ नाइस शी सेड व्हेन आई टोल्ड हर आई हैड टू वर्क ऑल वीकेंड। तो मैंने उसको कहा कि मुझे पूरा हफ्ता काम करना पड़ा, तो बोलती है ओ सो नाइस। मतलब ये क्या भाई, इसमें कौन सी नाइस वाली बात है, मेरे को पूरे हफ्ते काम करने पड़ा और वो बोल रहे हैं सामने सो नाइस। तो इसमें हम उसका मतलब क्या है, सो नाइस, लेकिन उसका मतलब तो कुछ और ही हो गया। वो हमें क्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। ये कौन सा है, आयरनी। कौन सी आयरनी है ये, वर्बल आयरनी। सेकेंड, अ ट्रैफिक कॉप गेट्स सस्पेंडेड फॉर नॉट पेइंग हिज पार्किंग टिकट्स। तो एक ट्रैफिक कॉप, एक क्या है, ट्रैफिक का हवलदार है, ट्रैफिक की पुलिस का आदमी है, उसको क्या किया गया है, सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने खुद के पार्किंग टिकट नहीं भरे। वाह भाई वाह। अब ये है सिचुएशन आयरनी, उसने खुद के पार्किंग टिकट के पे नहीं किया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब थर्ड है द टाइटैनिक वॉज सेड टू बी अनसिंकेबल बट सैंक ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज। जो टाइटैनिक मूवी तो सबने देखी ही होगी, तो जो टाइटैनिक जहाज था उसके बारे में ये कहा गया था कि ये कभी डूब नहीं सकती, लेकिन उसके साथ आयरनी ये हुई, सब कहते थे कभी नहीं डूबेगी और वो पहले ही अपनी यात्रा में डूब जाती है। अब इसमें तो सबको और आराम से आयरनी क्लियर हो गई होगी। कहा गया था कुछ कि कभी नहीं डूबेगी और पहली यात्रा में डूब गई। तो यही होता है हमारा आयरनी अथवा सरकाज़म कि हम कहते हैं उसके बारे में कुछ, लेकिन वो होता नहीं और उसका उल्टा ही कुछ हो जाता है। फिर यहाँ पे है नेमिंग अ टीनी चिचुआ ब्रूटस। चिचुआ एक छोटा सा कुत्ता होता है, उसका नाम रख दिया है ब्रूटस। ब्रूटस एक माइटी पर्सन है हिस्ट्री में, बहुत बड़े, उनको उनका नाम इस छोटे कुत्ते को दे दिया गया है। तो यहाँ पे यही आयरनी है कि छोटा सा कुत्ता है, इतना बड़ा नाम। अगर बोल देंगे ब्रूटस, सबके दिमाग में आएगा ब्रूटस द माइटी किंग, द माइटी पर्सन ऑफ हिस्ट्री। और जब देखेंगे अरे ये तो कुत्ता है। तो यही बात यहाँ पे होती है। When the audience know the killer is hiding in a closet in a scary movie but the actors do not। तो ये सब चीज़ें होती है। अब चलते हैं हम अगले फिगर ऑफ स्पीच की ओर, जो कि क्या है, सिनेक्डकी। Synecdoche occurs when a part is represented by the whole or conversely the whole is represented by the part। इसमें क्या होता है इस फिगर ऑफ स्पीच में कि कोई पूरी चीज़ है
कोई पूरी बड़ी चीज़ है, उस पूरी बड़ी चीज़ को अगर हमें बताना है तो उसका किसी एक पार्ट के बारे में हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि कार, अगर हम कार के बारे में बताना होता है तो जो नेटिव स्पीकर्स है इंग्लिश के वो कार नहीं बोलते। अगर हमें पूरी कार को नहीं डिस्क्राइब करना है तो वो बोलते हैं व्हील्स। कार के लिए वो शब्द यूज़ करते हैं व्हील्स जो कि उस पूरे कार का एक पार्ट है। द पुलिस, वन पुलिसमैन, अगर एक पुलिसमैन है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं द पुलिस। फिर है प्लास्टिक, क्रेडिट कार्ड्स के लिए ये वर्ड बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, प्लास्टिक। फिर कोई भी अगर कोल्ड ड्रिंक है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कोक। फिर है हायर्ड हैंड्स, वर्कर्स, तो जो वर्कर्स है, जो हमारे मजदूर हैं, उनके जो हाथ हैं उनको हमने यहाँ पे लिया हायर्ड हैंड्स, मतलब हमने काम के लिए कुछ हाथ लिए हैं, मतलब हमारे पास मजदूर हैं, तो मजदूरों के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, हायर्ड हैंड्स। तो यही होता है सिनेक्डक इमेज, जिसमें हम क्या कहते हैं, पूरी होल थिंग, जो पूरी चीज़ है उसके समझाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हम उसके किसी एक पार्ट का नाम यूज़ करते हैं। 18th फिगर ऑफ स्पीच जो कि है अंडरस्टेटमेंट। एन अंडरस्टेटमेंट अकर्स व्हेन समथिंग इज सेड टू मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट और लेस सीरियस। तो अंडरस्टेटमेंट के लिए मतलब क्या होता है कि हम इसका यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियसनेस ना दिखानी हो, हमें उसे कम आंकना हो, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पहला एग्जांपल दिया है, इट्स अ स्क्रैच रेफरिंग टू अ लार्ज डेंट। तो कई बार आपने ये देखा होगा, वीडियोस में यूट्यूब पे बनते ही रहते हैं कि कोई आया, गाड़ी को ठोक दिया और बड़ा सा डेंट आ गया है उस पर, और लड़का निकला, उसको सुनाने लगता है, लेकिन सामने से कोई और आया तो उसको बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, छोटा सा स्क्रैच ही तो है, ठीक करवा लूँगा, लेकिन डेंट बहुत बड़ा होता है। मतलब यहाँ पे वो क्यों बोल रहे हैं छोटा स्क्रैच है, बात ज़्यादा सीरियस नहीं है, ये बोलने के लिए। सेकेंड है इट्स अ लिटल ड्राई एंड सैंडी रेफरिंग टू द ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो जो डेजर्ट है उसको बताने के लिए बोल रहा है कि ये थोड़ा ड्राई है, मतलब थोड़ा सा सूखा है, और सैंडी है, थोड़ा सूखा है, थोड़ी रेत है, और क्या है, मतलब इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, इतना बड़ा रेगिस्तान है, उससे डरना क्या है, इतना खाली थोड़ा सूखा है और थोड़ी रेत है, बस। फिर थर्ड है द वेदर इज कूलर टुडे रेफरिंग टू सब जीरो टेम्परेचर। तो अगर ऐसा हो गया है कि जो वेदर है आज का वो बहुत ठंडा है, तो हमें ज़्यादा उसको सीरियस नहीं, बहुत ठंडा नहीं, तो हमने सीधे बोल दिया इज, क्या बोला है कि द वेदर इज कूलर टुडे, और थोड़ा ज़्यादा ठंडा है आज। इट वॉज इंटरेस्टिंग रिफरिंग टू अ बैड और डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस। तो कुछ बुरा अनुभव हुआ हो या कुछ अलग या कुछ कठिन अनुभव किया हो हमने, तो कुछ अलग हो जाता है, तो उसके लिए हमने क्या कहा, इट वॉज लिटल बिट इंटरेस्टिंग, इट वॉज इंटरेस्टिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, इतना कुछ खास नहीं था, हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर इट स्टिंग्स अ बिट रिफरिंग टू अ सीरियस वुंड और इंजरी। हाँ हमें बहुत बड़ी चोट लग गई, लेकिन उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना देख लिया, हाँ इट स्टिंग्स अ बिट, थोड़ी चोट लगी यार, कुछ नहीं हुआ है। वही जैसे हमने गाड़ी के डेंट के बारे में देखा, उसने कहा अ स्क्रैच, इट्स जस्ट अ स्क्रैच। तो ये है अंडरस्टेटमेंट, जिसमें क्या, अंडर एस्टिमेट, कम आंकना होता है, चीज़ों को कम आंकना होता है, ज़्यादा सीरियस ना बताना होता है, तो उसमें हम अंडरस्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। 19th फिगर ऑफ स्पीच हमारी है आइडम्स। आप लोगों ने यूज़ तो बहुत किए होंगे इनके। एन आइडम इज ए कॉमन फ्रेज विथ अ फिगरेटिव मीनिंग। आइडम्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फिगर ऑफ स्पीच इन दैट फिगरेटिव मीनिंग are mostly known within a particular language, culture, group of people. In fact, the English language alone has about 25,000 items. तो आइटम्स जो क्या होते हैं, किसी कल्चर से, किसी लैंग्वेज, किसी ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करते हैं, और खाली अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देखने जाए तो वहाँ पे 25,000 से ज़्यादा आइटम्स का यूज़ होता है। आइटम्स का है जो हमारी कहावत, मुहावरे होते हैं, वो है आइटम्स। एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स ऑन डॉग, इट्स रेनिंग कैट्स ऑन डॉग, ये क्या बात हुई भाई, कहाँ पे कुत्ते और बिल्लियों की बरसात होती है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कुत्ते और बिल्लियों की बरसात। ये कुछ इस तरह से है कि जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, जब
पुराना जब पहला हिस्टोरिक मूवमेंट चलता था तो उस टाइम पे जब बरसात होती थी, जिस टाइम इस वर्ड का इजाद हुआ था कि इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, उस टाइम पे क्या छपरे होते थे, तो जब बरसात होती थी तो जो उस पर कुत्ते और बिल्ली होते थे छपरे पे, वो लोग नीचे आ जाते थे, गिर जाते थे, इतना तेज बारिश होता था। और तब उसको लोग बोलते थे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, जो छपरे पे जो कुत्ते बिल्ली हैं वो नीचे गिर रहे हैं, मतलब बहुत तेज बारिश होती है तभी वो लोग नीचे आ रहे हैं। तो जब मूसलाधार बरसात होती है, बहुत तेज बरसात होती है, तो उसको समझाने के लिए लिखते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ब्रेक अ लेग व्हेन विशिंग समवन गुड लक, जब किसी को गुड लक विश करते हैं तब वहाँ पे कहते हैं ब्रेक अ लेग। देयर इज अ सुपरमार्केट एंड फार्मेसी इन द मॉल, सो इफ वी गो देयर वी कैन किल 2 birds विथ 1 stone। मतलब हम कहते हैं कि 2 पंथ 1 काज, कोई एक तीर से 2 निशाने लगाना। तो यहाँ पे वही कहा गया थर्ड एग्जांपल में कि एक सुपरमार्केट है, वहाँ पे क्या है, फार्मेसी इन द मॉल। तो अगर हम वहाँ पे सुपरमार्केट में जाएंगे तो हम फार्मेसी से दवाई भी ले लेंगे और सुपरमार्केट से हमारी शॉपिंग भी कर लेंगे। ये होता है आइडियम्स, जो हमारे कहावत और मुहावरे होते हैं वो। तो अब चलते हैं हम हमारे 20th फिगर ऑफ स्पीच की ओर, जो कि है मेटोनिमी। A metonymy is a word or phrase that is used to represent something related to bigger meaning। तो मेटोनमी एक ऐसा वर्ड या ऐसे फ्रेज होते हैं जिनको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, उनका यूज़ करके ऐसी चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती है जो कि थोड़ी बड़ी मीनिंग, कुछ ज़्यादा मतलब की चीज़ें हमें बताती है। मेटोनमी इज़ ऑफन कन्फ्यूज्ड विथ अनदर फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड सिनेक्डकी। तो ये जो मेटोनमी है और सिनेक्डकी, ये दोनों के बीच में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। तो इसमें क्या है, दीज डिवाइसेस रिसेंबल वन अनदर बट आर नॉट द सेम। ये क्या एक दूसरे से मेल खाते हैं लेकिन सेम नहीं है। सिनेक्डकी रिफर्स टू अ थिंग बाय द नेम ऑफ वन ऑफ इट्स पार्ट्स। तो सिनेक्डकी में क्या होता है, उसमें जो पूरी होल थिंग होती है उसमें से कोई उसका जो एक पार्ट होता है उसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ अलग होता है। इन अ मेटोनिमी ऑन द अदर हैंड द वर्ड वी यूज्ड टू डिस्क्राइब अनदर थिंग इज क्लोजली लिंक्ड टू दैट पर्टिकुलर थिंग बट इज नॉट पार्ट ऑफ इट। तो मेटोनिमी में क्या होता है कि हम जो वर्ड का यूज़ करते हैं वो क्या उस चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो वर्ड का यूज़ करते हैं वो दूसरी चीज़ से किसी ना किसी तरह लिंक होती है, उससे जुड़ी हुई होती है, लेकिन वो उसका कोई पार्ट नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है सिनेक्डकी और मेटोनिमी में, कि सिनेक्डकी में वो उसका पार्ट होता है लेकिन मेटोनिमी में वो उससे लिंक होता है, किसी ना किसी तरह से उससे जुड़ा होता है लेकिन उसका पार्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्राउन, तो क्राउन जो ताज होता है उसको हम एज अ पावर मानते हैं, कोई अथॉरिटी मानते हैं। ओके, तो इस तरह से मेटोनिमी का यूज़ होता है। अब इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो इंग्लैंड डिसाइड्स टू कीप चेक ऑन इमिग्रेशन। तो इंग्लैंड डिसाइड्स कीप चेक ऑन इमिग्रेशन। तो इंग्लैंड जो देश है वो स्वयं तो क्या जो इमिग्रेशन है उसको चेक नहीं करेगा, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चेक करेगी। तो यहाँ पे जो इंग्लैंड है वो गवर्नमेंट को रिफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से किसी ना किसी तरह कनेक्ट हैं, गवर्नमेंट और इंग्लैंड। सेम फिर अगला है द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो जो हमारी कलम होती है वो एक तलवार से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो द पेन रिफर्स टू द रिटन वर्ड्स, स्वॉर्ड टू मिलिट्री फोर्स। तो जो पेन है, जो हमारी रिटन थिंग्स होती है, रिटन वर्ड्स होते हैं, जो हम लिख के करते हैं और दिखाते हैं, वो होती है। और जो स्वॉर्ड है, जो हमारी मिलिट्री है, जो फोर्स है, जो हमारी ताकत है, वो है स्वॉर्ड। तो क्या बोलते हैं, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो कई काम ऐसे होते हैं जो हम अपनी कलम से करके दिखा देते हैं लेकिन जो मिलिट्री फोर्स होती है वो नहीं कर पाती है, इसीलिए कहा गया है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। द ओल ऑफिस वॉज बिजी इन वर्क। तो यहाँ पे लिया द ओल ऑफिस। ओल ऑफिस का मतलब जो वहाँ पे ऑफिस में जो जितने लोग काम करें, जो कर्मचारी हैं वो सब लोग। तो ओल ऑफिस को जितने कर्मचारी हैं उसको लिया गया है। तो द ओल ऑफिस वॉज बिजी इन वर्क। द ओल ऑफिस इज अ मेटोनिमी एज इट स्टैंड्स फॉर पीपल हु वर्क इन द ऑफिस। अगला है लेट मी गिव यू अ हैंड। तो यहाँ पे हैंड का मीनिंग ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपना हाथ काट के दे दूंगा, इसका मतलब है हेल्प, कि लेट मी गिव यू अ हैंड, लेट मी गिव यू हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो इस तरह से हम मेटोनिमी का यूज़
करते हैं। अब चलते हैं हम अगली फिगर ऑफ स्पीच की ओर, जो कि है ट्रांसफर्ड एपिथेट्स। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट्स में ट्रांसफर्ड आप यह ध्यान रखिएगा, जिसमें कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है। In transferred epithets, the qualifying objective is transferred from a person to a thing or in phrase. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, in transferred epithets, the qualifying objective, जो objective qualify कर रहा है वो क्या है, is transferred from a person, वो किसी person के थ्रू या किसी person के थ्रू एक thing को या किसी phrase को आता है। लिया है जैसे sleepless night, नाइट क्या है, नाइट क्या है, स्लीपलेस है, बिना नींद के गुजर रही है। तो नाइट दिया और स्लीपलेस जो हमारा एपिथेट है पर्सन का वो यहाँ दिया है। फिर है सनबर्न मर्थ, फिर अगला है मेलोडियस प्लेन। तो इसमें क्या है, चीज़ों पर्सन की जो एपिथेट्स है वो थिंग्स में और फ्रेजेस में ट्रांसफ़र हुई है। ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट्स। अगला है एपिग्राम। It is a belief pointed saying it couples words which apparently contradict each other. The language of the epigram is remarkable for its beauty. तो क्या दिया है, it is a belief pointed saying, कुछ मान्यता के अनुसार इसको कहा गया है। It couples words which apparently contradict each other. यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो एक दूसरे को contradict करते हैं। The language of epigram is remarkable for its beauty. इसके जो वर्ड्स हैं, इसके जिस तरह से फॉर्मेशन है उसकी ब्यूटी के लिए इसको जाना जाता है एपिग्राम्स को। एग्जाम्पल है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, इसका मतलब ये है कि जब कभी इस तरह का होता है कि जो बेटा है और बाप है दोनों की आदतें मिलती जुलती हैं, बाप जो हरकत करता है बेटा भी वही हरकत करता है, तो जब वो हरकतें मिलती जुलती होती हैं तो कभी कभी हम इस तरह के वाक्य यूज़ करके उनको बोलते हैं कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, तो ऐसी जगह फूल्स जो बेवकूफ़ लोग हैं और एंजल्स जो बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे लोग, और तो जो फूल्स है वो वहाँ भागते हैं जहाँ पे एंजल्स को सोचना पड़ता है। जहाँ पे एंजल्स जो बुद्धिमान लोग हैं उनको सोचना पड़ता है, जो फूल्स है वहाँ भागते हैं। जहाँ पे फूल्स और एंजल्स दोनों अलग अलग, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट वाले वर्ड लिए गए हैं। द आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। तो आर्ट लाइज मतलब आर्ट उसी चीज़ में बसा है जब हम कोई चीज़ को देख के सीखते हैं। जब तक हम कोई चीज़ देखते नहीं है, हमें उसकी वो पसंद नहीं आता, तब हम उसको चाहते नहीं, तब हम उसको लिए काम नहीं करते हैं। सपोज़ मैंने पहली बार स्केच देखा तो मुझे स्केच बनाने की इच्छा होने लगी, और जब मैं इच्छा हुई तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके बनाया, फिर वो मेरा आर्ट बन गया है और मैं स्केच का आर्टिस्ट बन गया। तो इस तरह जब तक मैंने देखा नहीं, तब तक मैंने सीखा नहीं, तब तक मैं आर्टिस्ट बना नहीं। तो इस तरह द आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, आर्ट को देख कर हम आर्ट को सीख सकते हैं। साइलेंस इज समटाइम्स मोर इलोक्वेंट देन वर्ड्स। तो ये तो आप लोग को समझाने की इतनी ज़रूरत है नहीं कि कभी कभी जो साइलेंस है वो वर्ड्स से ज़्यादा शोर करता है, वर्ड्स से ज़्यादा पावरफुल होता है, कभी ना कभी वो सबको पता ही चलता है। फिर है कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस। तो इस तरह के हैं एपिग्राम। अब हम चलते हैं 23rd फिगर ऑफ स्पीच, जो कि है एंटीथेसिस। Antithesis, a striking opposition or contrast of words, is made in the same sentence in order to secure emphasis. To err inhuman, to forgive divine. तो क्या कहेगा, जो एरर निकालना ये किसका काम है, ये ह्यूमन का, लेकिन चीज़ों को पीछे छोड़ना, लोगों को माफ़ करना, ये क्या है, डिवाइन है। ये असली भगवान का काम है, असली मानवता है ये, कि मानव तो क्या करता है, सिर्फ एरर निकालता है, लेकिन उसको माफ़ करना, उसको सुधारना, उसको भूलना, ये सब अलग लेवल पे है। गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू द वॉइस। कि कान तो सबको मिले हैं, बातें सब सुनते हैं, लेकिन 100 में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में कोई एक ही होता है जो कि बोलता है, जो उन लोगों को सुनाता है। किसी एक के पास वॉइस होती है और बाकी सबके पास ईयर होते हैं वो सुनने के लिए। तो ये है एंटीथेसिस। फिर है हमारा इंटरोगेशन। अब ये तो नाम से सबको पता चल गया होगा इंट्रोगेशन।
तो दिस इज अ रेटोरिकल मोड ऑफ अफर्मिंग और डिनाइंग समथिंग मोर स्ट्रांगली देन कुड बी डन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो किसी चीज़ को सकारात्मक भाव में बोलना है, नकारात्मक भाव में बोलना, वो भी स्ट्रांगली वे से, ये है इंट्रोगेशन में आता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हु इज़ हियर सो बेस्ट दैट वुड बी अ बैड मैन, सॉरी, हु इज़ हियर सो बेस्ट दैट वुड बी अ बॉन्ड मैन। तो यहाँ पे कौन ऐसा है जो बॉन्डमैन बन सकता है? भाई मैं तो नहीं है। कौन है भाई जो उससे पंगा लेगा? ऐसा मैं तो नहीं है। तो ऐसी तरह के जो सेंटेंस है वो कहलाते हैं इंट्रोगेशन में। फिर हु इज़ हियर सो रूड दैट वुड नॉट बी अ रोमन, कि कौन भाई ऐसा रूड है जो रोमन नहीं हो सकता है। हु इज़ हियर सो वेल दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, यहाँ पे कौन इतना वेल होगा जो अपनी यहाँ पे कौन इतना वेल होगा जो अपनी कंट्री को लव नहीं करता। तो ये सब है इंटरोगेशन में। अगर नहीं आया तो एक बार दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आपको पूछा गया कि आप क्रिकेट के फैन हो। भाई क्रिकेट, भाई कौन है जो क्रिकेट का फैन नहीं है इंडिया में? तो इस तरह जो हमने सेंटेंस बोला, भाई कौन है जो क्रिकेट का फैन नहीं है इंडिया में, तो यहाँ पे हमने एक तरह से नकारात्मक भाव सकारात्मक भाव मिला के हमने क्वेश्चनेबल किया। इंट्रोगेशन में इंट्रोगेशन किस तरह से किया कि भाई कौन है इंडिया में जो क्रिकेट को लव नहीं करता। तो मतलब इसमें हमने क्या लगा, तो क्वेश्चन पूछा, ऊपर नहीं का यूज़ करके, ये नकारात्मक भाव था, लेकिन ये क्या कहना चाहता है कि सब लोग इंडिया में क्रिकेट को लव करते हैं। तो ये है इंट्रोगेशन का फिगर ऑफ स्पीच। अगला है 25th, जो कि है एक्सक्लेमेशन। ये तो सब जानते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसे ही है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, इसका यूज़ होता है फीलिंग्स को और स्ट्रांगली तरीके से दर्शाने के लिए। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉलन अपॉन द थ्रॉन्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। तो ये बहुत ही एक महान पोएट की एक पोएम की कुछ लाइनें हैं। एक लाइन है, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, को मेरे को एक हवा के झोंके के जैसे, एक पत्ती के जैसे, एक हल्के बादल के जैसे मुझे यहाँ से उड़ा दो। आई फॉल अपॉन द थ्रोन्स ऑफ लाइफ, मैं लाइफ पे जो थ्रोन्स है उस पर गिर गया हूँ और ब्लीड कर रहा हूँ, मुझे अब यहाँ से उठा लो। तो ये है एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, और जो सेंटेंस आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिया गया है। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थ्रोन्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। तो ये है हमारा एक्सक्लेमेशन। अब हम चलते हैं अगला, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स सबने नाम सुना ही होगा, क्लाइमैक्स मूवीज़ में बहुत बार सुना होगा। तो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ आइडिया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस। तो ये चीज़ों के बारे में होता है, आइडियाज़ के बारे में होता है, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस है उनकी सीरीज़ होती है कि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 से 10 तक जाते हैं। तो नंबर 1 पे जो कम इम्पोर्टेंट है, फिर 2 पे ज़्यादा, फिर 3 पे उससे ज़्यादा, 4 5 6 7 10, और सर जो 10 पे है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एक सीरीज़ होती है। जैसे हम इंक्रीजिंग नंबर हमने देखा है, छोटे से बड़े पे जाता है, इस तरह से। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड ओवरड्यू ऑफ हैप्पीनेस। तो पहले तो क्या लाइफ मिलनी चाहिए हमें, अब लाइफ मिली तो उसमें आज़ादी मिलनी चाहिए, और आज़ादी मिलेगी तब जाके हम हैप्पीनेस हमें मिलेगी। तो इस तरह से लाइफ, लिबर्टी और हैप्पीनेस, ये हमारी एक सीरीज़ बनी। फिर लुक अप इन द स्काई, इट्स अ बर्ड, इट्स अ प्लेन। तो पहला है लुक, पहले देखेंगे अप इन द स्काई, फिर आसमान में देखेंगे, इट्स अ बर्ड, फिर हम देखेंगे कि ये एक बर्ड है, फिर आएगा कि ये एक प्लेन है। तो यहाँ पे अब हमने ये तरह सीरीज बनी, लुक अप इन द स्काई, इट्स अ प्लेन, इट्स अ बर्ड, इट्स अ प्लेन। तो पहले हमने देखा, आकाश में देखा, ये प्लेन है या कोई चिड़िया है। ही कैम, ही फॉट, ही कॉन्कर्ड, वो आया, वो लड़ा, वो हार गया। तो इस तरह से सीरीज वाइज ये हुआ। तो ये इस तरह का जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ये कहलाता है क्लाइमैक्स। अब है हमारा 27th फिगर ऑफ स्पीच, जो कि है एंटी क्लाइमैक्स, और इसको और भी कुछ कहते हैं, जो कि है बाथोस। तो ये क्लाइमैक्स का जस्ट अपोजिट फिगर ऑफ स्पीच है। दिस इज द अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स एंड सिग्निफाइज अ ल्यूडिक्रस डिसेंड फ्रॉम द हायर टू द लोअर। अब इसमें क्या, पहले हम क्लाइमैक्स में लोअर टू हायर जा रहे थे, अब इसमें हायर टू लोअर जाएंगे।
शी इज़ अ ग्रेट राइटर, अ मदर एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट। वो क्या है? ग्रेट राइटर है, मदर है और ह्यूमनिस्ट है, सॉरी ह्यूमरिस्ट है। तो इस तरह से वो पहले राइटर, फिर मदर, फिर ह्यूमरिस्ट। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आया। तो पहले क्या होता, अगर एक असेंडिंग ऑर्डर में होता हो तो पहले ह्यूमरिस्ट होती, फिर एक मदर होती, फिर एक राइटर होती, इंपॉर्टेंस के हिसाब से। यहाँ पे इसका उल्टा। अगला है ही लॉस्ट हिज फैमिली, ही लॉस्ट हिज कार एंड हिज सेल फोन। तो पहले क्या, उसकी फैमिली लॉस हो गई, फिर उसकी कार भी चली गई, फिर उसका फ़ोन भी चला गया। तो इस तरह से अलग अलग बारी बारी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में गया है। पहले फैमिली जो मेन प्रायोरिटी थी, फिर आए उसकी कार जो उसकी छोटी प्रायोरिटी थी, फिर सबसे छोटी प्रायोरिटी उसका सेल फोन। तो ये हो गया एंटी क्लाइमैक्स। अगर यहीं पे दिया होता कि ही लॉस्ट हिज सेल फोन, हिज कार एंड हिज फैमिली, तो ये हो जाता क्लाइमैक्स। तो लेस इंपॉर्टेंट क्या था? उसका सेल फोन, फिर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी कार, फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी फैमिली। तो ये हो गया हमारा एंटी क्लाइमैक्स इस तरह से। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली फिगर ऑफ स्पीच, जो कि है सर्कमलोक्यूशन। द कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग सम फैक्ट और आइडिया इन अ राउंड अबाउट वे इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग इट एट वंस। तो कोई भी चीज़ घुमा फिरा के जो हम बोलते हैं उसको कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। द व्यूलेस कुरियर्स ऑफ द एयर, द व्यूलेस कुरियर्स ऑफ द एयर मतलब जो एयर है उसकी कुरियर हमारे पास आ रही है, वो हमें कुछ चीज़ें भेज रही है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है। मतलब जो हवा चल रही है वो, तो सीधे सीधे हवा नहीं कह रहे हैं, ब्रीज नहीं कह रहे हैं, व्यूलेस कुरियर ऑफ द एयर। ये घुमा फिरा के बात कही गई है कि ठंडी हवा है ये। फिर है द स्टेटमेंट ऑफ हिज वॉज प्योरली एन एफर्ट ऑफ इमेजिनेशन। तो जो उसका स्टेटमेंट था वो क्या था? प्योरली एन एफर्ट ऑफ इमेजिनेशन। उसका इमेजिनेशन का एफर्ट था, मतलब उसने झूठ बोला, उसने बनावटी बातें बताई हैं। यहाँ पे उसने सच नहीं बोला है। तो ये बातें घुमा फिरा के बोली कि उसने झूठ बोला, डायरेक्ट हमें नहीं बोल दिया कि उसने झूठ बोला है। तो यहाँ पे सर्कमलोक्यूशन में यही है कि चीज़ें घुमा फिरा के बोली गई हैं। तो अब देखते हैं हम अगली फिगर ऑफ स्पीच, जो कि है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी इज मेंट फॉर रिपीटिंग द सेम फैक्ट और आइडिया इन डिफरेंट वे। तो इसमें क्या होता है, एक ही फैक्ट और एक ही आइडिया को डिफरेंट वेज में, डिफरेंट वर्ड्स में उसी सेंटेंस में बताते हैं। इट इज़ द प्रिविलेज एंड बर्थ राइट ऑफ एवरी मैन टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज विदाउट एनी फियर। तो इस तरह से होता है टॉटोलॉजी। अब चलते हैं हमारी लास्ट फिगर ऑफ स्पीच, जो कि है एल्यूजन। Allusion is a figure of speech where author includes a casual reference to a person, place, thing or idea of historical, cultural or political significance। तो जो एल्यूजन है इसमें क्या होता है, जो भी राइटर होता है, जो भी फिगर ऑफ स्पीच, जो भी वो सेंटेंस बनाता है फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके, अगर वो एल्यूजन यूज़ करता है तो उसमें वो क्या करता है कि वो कोई ना कोई एक रेफरेंस देता है। रेफरेंस किस चीज़ का देता है? कोई पर्सन का हो गया, कोई प्लेस का, कोई थिंग का, कोई आइडिया का, जो कि किससे रिलेटेड होती है? कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट से, कोई कल्चरल से, या कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होता है जिससे हम उसको जान सके। कोई जानी पहचानी चीज़, कोई बहुत फेमस चीज़, कोई फेमस डायलॉग, कोई फेमस पर्सन, ऐसी कोई चीज़ों से वो रिलेट करता है, वहाँ पे उनका रेफरेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट एक्ट लाइक रोमियो। रोमियो बनने की कोशिश मत करो, मतलब लाइन मत मारो। यहाँ रोमियो क्या है? रोमियो जूलियट, जो हमारी एक नॉवेल है जिसमें रोमियो जूलियट आए हैं, उसमें से रोमियो लिया गया है, उसको यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है रोमियो का। तो यहाँ पे हमने रोमियो का रेफरेंस लिया, जो कि एक फेमस नॉवेल में से लिया गया है, इसलिए इसको हम कहेंगे एल्यूजन। अगला है ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर स्कूल। अब न्यूटन जो फेमस व्यक्ति है, ग्रेविटी की खोज करने वाले, उनको सब जानते हैं, तो उनका रेफरेंस यहाँ से लिया गया जो कि हिस्ट्री में से आया है। तो ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर स्कूल, वो हमारे स्कूल का न्यूटन है, मतलब वो बहुत ही बुद्धिमान है। योर बैकयार्ड इज़ अ गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन मतलब एक तरह से स्वर्ग माना जाता है, तो उसको गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं। तो योर बैकयार्ड इज ए गार्डन ऑफ ईडन, तो तुम्हारा जो बैकयार्ड है वो स्वर्ग का जो गार्डन है, गार्डन ऑफ ईडन, उसके जैसा लग रहा है, मतलब तुम्हारा जो बैकयार्ड है वो स्वर्ग जैसा लग रहा है। ही इज गोइंग टू सिंक लाइक टाइटैनिक।
तो टाइटैनिक के बारे में तो सब हम जानते ही हैं, हमने पीछे भी एक एग्जांपल में देखा पहले कि टाइटैनिक को ऐसी शिप कहा गया है जो कभी डूब नहीं सकती, लेकिन वो अपनी पहली वॉयज में ही डूब गई थी। तो उसी के ऊपर सब कहते हैं कि ही इज़ गोइंग टू सिंक लाइक टाइटैनिक, वो टाइटैनिक की तरह ही डूबने वाला है, मतलब वो टाइटैनिक की तरह ही असफल होने वाला है, उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये है एल्यूजन। तो यहाँ पे हमने पूरे 30 फिगर ऑफ स्पीच देखे बारी बारी, होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं थोड़े एक्सरसाइज की ओर। तो द बेबी वॉज लाइक एन ऑक्टोपस ग्रेबिंग एट ऑल द कैंस ऑन द शेल्व्स। तो यहाँ पे बेबी वॉज लाइक, देख रहे हैं आप, लाइक, जो लाइक वर्ड दिया है ये किससे आया है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच में यूज होता है? जी हाँ, सिमिली। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा? सिमिली। दीज वॉल्स हैव ईयर्स। अब देखो, दीज वॉल्स हैव ईयर्स, ईयर्स किसके पास है? पर्सन के पास। और वॉल्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग। तो ईयर्स हम नॉन लिविंग थिंग, एक पर्सन किसी नॉन लिविंग थिंग को दे रहे हैं, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है? पर्सनिफिकेशन। तो ये दो एक्सरसाइज में हमने 2 क्वेश्चन यहाँ किए। अभी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए नीचे दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, और आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल पे हमें उसके आंसर्स भेज सकते हैं, और फिर हम बाद में इन सब के आंसर्स की भी एक अलग क्लास ज़रूर रखेंगे। कोयल सी तेरी बोली, पर्वतों से आज मैं टकरा गया। पसीना चले ना भूख ना प्यास लगे, डैडी से पूछूंगा। ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। I am a hunter and she want to see my gun. ताकी ताकी रे, जब से तू आँखों में झांकी। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। Thank you to watch our video.